सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान अपने राजस्थान में टोटल 50 जिले हो गए हैं और नवीन जिलों के गठन के बाद सभी विद्यार्थियों के दिमाग में एक बहुत बड़े डाउट है कि कौन जीके का फैक्ट किससे हटा है और कौन किस में जुड़ा है। एग्जाम्पल के लिए विराटरा माता जी का मंदिर अब कौन से जिले में है, जयसमंद झील वर्तमान कौन से जिले के अंदर है, जैतसर कृषि फार्म वर्तमान कहाँ पर है, बीसलपुर बांध वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, नागणेची माता का मंदिर ऐतिहासिक मंदिर वर्तमान में कहाँ पर स्थित है। ऐसे बहुत सारे जीके के फैक्ट है जो एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि अब नए जिले बनने के बाद वो कहाँ चले गए हैं। तो राजस्थान जीके के जितने भी कंप्लीट फैक्ट है जो डाउटफुल आपके दिमाग में, उन सबको दूर करने के लिए, डाउट दूर करने के लिए अभी आप राजस्थान के जिला दर्शन का जो ऑनलाइन बैच अपने 12 दिसंबर से शुरू करने जा रहे हैं, उस बैच में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, जिसका प्राइस मात्र 399 रुपए रखा गया है। 12 दिसंबर जैसे ही वो बैच शुरू होगा तो उसके बाद उसकी फीस बढ़ा दी जाएगी। उसके अंदर आपका कंप्लीट राजस्थान जीके, जिसमें जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री प्लस इसके अलावा जो अन्य जो फैक्ट है, महत्वपूर्ण जो फैक्ट उन जिलों से संबंधित है, वो सारे आपको मानचित्र के साथ उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो अभी तक अगर उस बैच को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बिना देरी किए अभी संकल्प किए पर जाकर वो ऑनलाइन जो बैच 12 दिसंबर से शुरू हो रहा है जिला दर्शन का, उस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने साथियों के बीच में इस बात को शेयर भी कीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज अपने जिला दर्शन सीरीज के अंदर जिस जिले के बारे में बात करेंगे वो अपना राजस्थान की औद्योगिक नगरी है, राजस्थान का कानपुर है, कोटा जिला है। कोटा के बारे में आज इस सेशन के अंदर अपने पढ़ने वाले हैं। उससे पहले जो भी साथी क्लास के अंदर भी लाइव जुड़े हैं, एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें और फिर अपने आगे क्लास शुरू करते हैं कोटा जिले के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। एक बात और भी, जो कोटा जिले से अगर कोई साथी अभी जुड़े हुए हैं, क्लास को देख रहे हैं, तो कोटा के बारे में अन्य जो फैक्ट आपको पता है जो किताबों में नहीं मिलता, वो फैक्ट भी आप मेन कमेंट बॉक्स में क्लास पूरी होने के बाद में जरूर लिखकर भेजिएगा। अपने जो जिला दर्शन की पुस्तक आ रही है, मैं ये चाहता हूँ कि उसके अंदर एग्जाम के लिए जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं वो सारे मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। तो कोटा जिले के जो भी साथी है वो इतना मेरा जरूर सहयोग करना। कोटा के बारे में जो भी मेन फैक्ट आपको लगते हैं, उससे पहले जो भी जिले हमने पढ़ लिए जिला दर्शन सीरीज में यूट्यूब के ऊपर, तो जो साथी उन जिले के निवासी है उस जिले के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। जो बातें किताबों के अंदर बहुत कम चांस है मिलती है और वो वहां पर है, क्योंकि आप अपने जिस जिले के निवासी होते हैं तो अपने को अपने जिले के बारे में बहुत सारी बातें वैसे पता होती है, तो वो चीजें मेन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये अपना कोटा जिला है। कोटा के अंदर अगर अपने मेन इनके शहरों की बात करें तो पहले अपने कोटा के मेन मेन शहरों के नाम लिख लेते हैं, देखिएगा। सबसे उत्तरी साइड में पीपलदा है, पीपलदा है। पीपलदा के जस्ट पास में यहां पर दिगोद है, दिगोद के जस्ट पास में यहां पर आता है मेन कोटा। अपना मेन कोटा है पीपलदा, दिगोद, कोटा। कोटा के बिल्कुल पास में पड़ता है कनवास, कनवास। और कनवास के बाद में यहां पर पड़ता है सांगोद, है ना। सांगोद का नाहन कोटा के अंदर अपने पड़ते हैं। और कोटा के दक्षिणी साइड के अंदर अगर अपने बात करें तो यहां पर आता है रामगंज मंडी, रामगंज मंडी। ये कोटा जिले के मुख्य शहर है। पिपलदा है, दिगोद है, कोटा, कनवा, सांगोद और रामगंज मंडी। अगर कोटा के अंदर जो ये 6 शहरों के जो नाम लिखे हैं, जीके के अंदर सभी के नाम आते हैं। तो कोटा के तो भी सारे शहर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रत्येक से जीके के बहुत सारे जो फैक्ट है वो जुड़े हुए हैं। चलिए मेन मेन फैक्ट क्या है उनके ऊपर अपने चर्चा कर लेते हैं कि जो ये 6 शहर है इनके अंदर मेन मेन फैक्ट अपने क्या क्या बना सकते हैं या क्या क्या इसके बारे में कहा जाता है, उनके ऊपर अपने चर्चा करते हैं। पहले अपने कोटा की बात कर लेते हैं। अगर कोटा की बात करें तो कोटा आपको पता है, एक तो कोटा डोरिया साड़ी, कोटा डोरिया साड़ी, है ना, मसूरिया साड़ी। कोटा डोरिया साड़ी के लिए कोटा प्रसिद्ध है। और ये मेन अगर कोटा की बात करें तो कहाँ की,
कैथून की प्रसिद्ध है। और इसके अलावा यहां पर कोटा केंद्र अपने राजस्थान में निजी क्षेत्र की प्रथम कृषि मंडी, निजी क्षेत्र की जो पहली कृषि मंडी है वो भी कैथून कोटा के अंदर स्थापित है। उसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र का अपने राजस्थान के अंदर जो दशहरा महोत्सव है, दशहरा महोत्सव या दशहरा मेला भी कोटा का है। और पर्यटन के क्षेत्र का अपने राजस्थान का जो एडवेंचर महोत्सव है वो भी कौन से जिले का है, कोटा जिले का फेमस है। उसके अलावा अपने राजस्थान का एकमात्र झूलता हुआ पुल कोटा के अंदर बना हुआ है चंबल के ऊपर, हैंगिंग ब्रिज, जिसका उद्घाटन 29 अगस्त 2017 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उदयपुर जिले के खेल गांव से किया गया था। और यहीं पर हमारा एकमात्र विभीषण जी का मंदिर भी है, विभीषण जी का मंदिर कोटा के अंदर ये एकमात्र। और कहां पर है, तो ये कैथून के अंदर है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी भी कोटा को कहा जाता है ना। कोटा के बारे में बहुत सारी बातें हैं। तो कोटा के अंदर कोटा डोरिया साड़ी प्रसिद्ध है, कैथून की निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी कैथून के अंदर है। दशहरा और एडवेंचर महोत्सव कोटा का फेमस है। राजस्थान का एकमात्र जो हैंगिंग ब्रिज है, झूलता हुआ पुल चंबल के ऊपर बना है, वो भी कोटा में है, जिसका उद्घाटन उदयपुर जिले के खेल गांव से 29 अगस्त 2017 को किया गया था। एकमात्र विभीषण जी का जो मंदिर है वो भी कहां पर है, कैथून कोटा के अंदर है। उसके अलावा अगर अपने दिगोद की बात करें, चलो पहले अपने रामगंज की बात कर लेते हैं। रामगंज मंडी में क्या है, रामगंज जो मंडी है, यहां पर एक तो अपने राजस्थान की धनिया मंडी है, ठीक। और अपने राजस्थान का दूसरा मसाला पार्क, या अपने कहते हैं स्पाइस पार्क, मसाला पार्क या स्पाइस पार्क कहां पर है, रामगंज मंडी कोटा में है। तो पहला मसाला या स्पाइस पार्क कहां पर है, तो वो रामपुरा भाटिया है ना, जोधपुर के अंदर पड़ता है। और पहला मसाला जो पार्क है वो रामगंज मंडी कोटा के अंदर है। और रामगंज मंडी के अंदर ही कोटा जिले के जो निवासी है वो बताइएगा, यहीं पर अबला मीणी का महल है, अबला मीणी का महल, जिसको हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है, वो भी रामगंज मंडी के अंदर ही है। अबला मीणी का महल भी यहीं पर है। तो ये रामगंज मंडी के बारे में है। यहाँ पर धनिया मंडी है, राज्य का दूसरा मसाला या स्पाइस पार्क यहाँ पर है। और यहीं पर अबला मीणी का महल भी है, जिसको हाड़ौती का ताजमहल भी बोलते हैं। सांगोद का नाहन प्रसिद्ध है, सांगोद का नाहन, सांगोद का नाहन प्रसिद्ध है। सांगोद की जिले की तहसील है, कोटा जिले की तहसील है। हालांकि यहाँ पर ब्रह्मणी माता जी का मंदिर भी है सांगोद कोटा के अंदर। दिगोद की बात करें तो दिगोद के अंदर क्या है, देखो दिगोद के अंदर एक तो मोस्ट महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, ढंग से याद रखना। दिगोद तहसील के अंदर एक तो नवनेरा बैराज स्थित है, नवनेरा बैराज, नवनेरा या नोनेरा, नवनेरा बैराज कोटा की दिगोद तहसील में स्थित है। और किस नदी पर है, तो ये काली सिंध नदी के ऊपर बना हुआ है। पूर्वी नहर परियोजना के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया। नवनेरा या नोनेरा बैराज कोटा की कौन सी तहसील में है, दिगोद तहसील के अंदर। ये सबसे महत्वपूर्ण बांध है जो आज की डेट में लगभग प्रत्येक पेपर में पूछा जाता है। यहीं पर दिगोद के अंदर एक चीज और याद रखना, यहीं पर बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर है। बूढ़ादीत का जो सूर्य मंदिर है वो भी यहीं पर है, दिगोद के अंदर है। तो ये मुख्य कोटा के शहरों के बारे में जो मेन फैक्ट है उसके बारे में ये था। हालांकि जो जीके पढ़ रहे हैं उनको इन फैक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता है, लेकिन वही है ना, अगर सब चीजों को इकट्ठा कर ले तो फिर वो थोड़ा सा मिक्स होने का भी खतरा रहता है। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज उन फैक्ट को अगर अलग अलग एक बार रिवाइज कर लिया जाए तो वो चीज मिक्स नहीं होगी, वो ढंग से अपने दिमाग में सेट हो सकती है। कोटा के अंदर कोटा डोरिया साड़ी, मसूरिया साड़ी, कैथून की निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी कैथून कोटा में, दशहरा एडवेंचर महोत्सव कोटा का है,
एकमात्र हैंगिंग ब्रिज कोटा में चंबल के ऊपर बना हुआ है, एकमात्र विभीषण जी का मंदिर कैथून कोटा में है। रामगंज मंडी में धनिया मंडी है। दूसरा मसाला या स्पाइस पार्क है। अबला मेणी का महल है जिसको हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है। सांगोद का नाहन प्रसिद्ध है। दिगोद कोटा में काली सिंध पर ऐतिहासिक नवनेरा बैराज बना हुआ है और यहीं पर बुद्धादीत का सूर्य मंदिर भी दिगोद कोटा के अंदर स्थित है। ये कोटा का एक सामान्य सा नक्शा था। यहां तक कोई दिक्कत किसी को शायद तक नहीं आनी चाहिए। चलो अब कोटा के बारे में अन्य जो चीजें हैं वो अपने पढ़ते हैं कि कोटा के अंदर अन्य क्या क्या विशेष है। देखिएगा, आज का जो अपना जिला है वो है कोटा जिला। कोटा जिले के बारे में आज इस क्लास के अंदर अपने चर्चा करने वाले हैं। तो कोटा जिले के बारे में पढ़ने से पहले आपको मैं बता देता हूं, राजस्थान के जिला दर्शन का जो ऑनलाइन बैच है वो मैं 12 दिसंबर से शुरू कर रहा हूं संकल्प की ऐप के ऊपर, जिसकी फीस फिलहाल मैंने मात्र 399 रुपए रखी है। जो 12 दिसंबर के बाद में फीस इसकी बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि फिलहाल एक बार ये शुरू कर रहे हैं, जिला दर्शन का पहला ही बैच है अपने, तो एक बार फीस इसकी मात्र 399 रुपए रखी गई है। जिस भी साथी ने अभी तक अगर इस बैच में एडमिशन नहीं लिया तो 12 दिसंबर तक का वेट मत करना, क्योंकि बाद में आस पड़ोसी से सुनोगे कि जिला दर्शन के अंदर इस प्रकार से पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर इस बैच की जो फीस है ना वो ज्यादा हो जाएगी, 1000 से भी प्लस फीस इसकी 12 दिसंबर के बाद कर देंगे। तो अभी आपके पास में मौका है, मात्र 399 रुपए के अंदर जिला दर्शन के बैच के अंदर आप एडमिशन अभी संकल्प ऐप गंगानगर डाउनलोड करके उसमें जाकर इसमें एडमिशन ले सकते हो। अब देखो इसमें आपका फायदा क्या होगा, है ना, क्योंकि 399 रुपए अपने क्यों लगाएं, क्या फायदा है, तो फायदा मैं आपको एक दो बता देता हूं। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो तो समझना। राजस्थान के अंदर कोई भी अपनी भर्ती देते हैं, चाहे वो सीईटी का एग्जाम है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, रीट का एग्जाम है, या XYZ कोई भी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी एग्जाम है, आज की डेट में आपको सबको पता है कि लगभग 2 पेपर लगभग में हो गए, और एक दोनों विभाग ने ये लगभग प्रत्येक पेपर में कर दिया कि फर्स्ट पेपर में कम से कम 40% जो है जीके वाले पोर्शन में नंबर आने अनिवार्य है। अगर 40% से कम है तो फिर आगे आपका सेकंड पेपर या बाद का जो ओएमआर शीट है वो आपकी चेक ही नहीं होगी। और आपके आस पड़ोस में देखो, खुद को देखो, है ना, बहुत बार अपने 40% उसमें ले ही नहीं आते, क्योंकि अपने राजस्थान जीके को हल्के में ले लेते हैं। और अब तो आपको पता है, पहले तो 33 जिले थे, अब तो 50 जिले हो गए, 19 नए और जिले बन गए। तो बनने के बाद में वो जीके जो पहले वाला था वो एक बार के लिए तो अपने ये मान लेते हैं कि 0 हो गया है, क्योंकि वो पूरा बिखर गया है। अब पूरा जो बिखरा हुआ जो जीके है ना, उस जीके को ये वाला जो बैच है वो एक माला में पिरोने का काम करेगा। यानी कि वापिस जो आपको जीके पहले वाला जो याद था, उस जीके को वापिस आपके दिमाग में व्यवस्थित रूप के अंदर ये बैच आपका सेट करेगा। इस बैच में क्या होगा, मात्र 399 रुपए के अंदर आपका जियोग्राफी भी कवर होगा, हिस्ट्री भी कवर होगी, कला संस्कृति भी कवर होगी, प्लस ये मान लो वहां के जिले विशेष के जो मुख्य व्यक्तित्व है वो भी कवर होंगे। इसके अलावा प्लस में अगर वहां पर कोई करंट जीके का फैक्ट जुड़ता है तो वो भी आपका इस बैच में कवर होगा। यानी कि ये है जिला दर्शन का बैच, लेकिन ये मान लो कि राजस्थान जीके का एक कॉम्बो बैच है, जिसमें एक नए अंदाज में आपको जीके पढ़ने को मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको जीके पढ़ने को मिलेगा, नक्शे के साथ आपको, प्रत्येक जिले के नक्शे के साथ आपको जीके जो है वो पढ़ने को मिलेगा। तो जिसने अभी तक इस बैच में अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो बिना सोचे समझे, किसी को बिना मतलब अपना दिमाग लगाए एक बार संस्था के ऊपर विश्वास करो। और ये मैं गारंटी के साथ आपको कह देता हूं कि अगर आपने ये 399 रुपए एक बार लगा दिए तो आपको इस 399 रुपए का पछतावा नहीं होगा। आप खुद कहोगे कि हाँ सही है, उस समय हमने 399 रुपए लगा दिए तो हमारा ये बहुत ज्यादा फायदा हो गया। और बैच शुरू होने के बाद 1 महीने बाद मैं खुद आपको याद करवाऊंगा कि अब बताओ 399 रुपए आपने लगाया, आपका नुकसान है या फायदा है, तो आप खुद ही बता देना। क्योंकि ये मैं आपके से गारंटी ले सकता हूं कि ये जो कोर्स चलेगा वो 2.5 से 3 महीने चलेगा जरूर, लेकिन इस कोर्स के अंदर मैं कम से कम 1 साल तक जो है वो आपको राजस्थान जीके के टच में रखूंगा, बार आपको राजस्थान जीके दोहराता रहूंगा, और राजस्थान जीके आपका इतना शानदार हो जाएगा, इस चीज की मैं गारंटी अपने विश्वास के साथ आपको दावे के साथ कहता हूं। तो ये बैच 12 दिसंबर से मैं ऑनलाइन शुरू कर दूंगा।
फिलहाल इसकी फीस 399 रुपये है। जिसने अभी तक एडमिशन नहीं लिया वो एडमिशन जरूर ले लीजिएगा, और जिसने ले रखा है उन सब साथियों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी करता हूं कि आपने मुझके संस्था पर इतना विश्वास दिखाया, क्योंकि इसके अंदर लगभग आज शायद तक 900 या लगभग 950 के प्लस इसमें स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं। तो विश्वास दिखाने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद। और जो इस कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं, अगर वो ये क्लास देख रहे हैं, तो मैं आप सबको ये विश्वास दिलवाता हूं कि 1 साल तक मैं आपके टच में रहने वाला हूं। राजस्थान जी के आपका बेहतरीन कर दूंगा, इस चीज की गारंटी है। और जो कहूंगा उसके ऊपर मैं खरा रहूंगा, इस चीज की गारंटी है। व्यवस्थित आपकी क्लासें चलेगी, टेस्ट भी होता रहेगा, सिलेबस पूरा होने के बाद में वो सिलेबस दोबारा फिर रिवाइज भी होगा, और समय समय पर आपका टेस्ट होता रहेगा। 1 साल तक मैं आपको इतनी शानदार प्रैक्टिस करवा दूंगा कि राजस्थान जीके एग्जाम के अंदर आपका कोई भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं जाएगा। और इसी जिला दर्शन के बेस के ऊपर अपने संकल्प की ये मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक भी बाजार में आ रही है। 12 से 15 दिसंबर के बीच में ये पुस्तक आपको मार्केट में मिल जाएगी। चलो अपने शुरू करते हैं कोटा के बारे में। देखिएगा, आज का अपना जिला है कोटा। कोटा के बारे में क्या क्या विशेष है देखिएगा। अगर कोटा की बात करें तो कोटा का जो सबसे प्राचीन नाम मिलता है, कोटा का सबसे प्राचीन जो नाम मिलता है वो मिलता है नंदग्राम। ये कोटा का सबसे प्राचीन नाम है। कोटा का सबसे प्राचीन नाम क्या है? नंदग्राम है। कोटा का प्राचीन नाम क्या है? नंदग्राम है। और कोटा को अगर कोई उपनाम देने पड़े तो बहुत सारे उपनाम हैं। क्या क्या है? एक तो कोटा को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है, राजस्थान का कानपुर। तो राजस्थान का नागपुर किसको कहा जाता है? झालावाड़ को। और राजस्थान का कानपुर किसको कहा जाता है? कोटा को। कोटा को राजस्थान की शैक्षण नगरी कहा जाता है, राजस्थान की शैक्षण नगरी कोटा को कहा जाता है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसको कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है। राजस्थान का नालंदा, राजस्थान का नालंदा किसको कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है। शिक्षा से जुड़ा हुआ है। कोटा का संस्थापक कौन था बताओ? कोटा का संस्थापक कौन था? तो कोटा का संस्थापक था माधो सिंह। कोटा का संस्थापक कौन था? माधो सिंह था। और कोटा का आरजे नंबर, कोटा का आरजे नंबर क्या है? तो कोटा का आरजे नंबर है आरजे 20। और कोटा का शुभंकर क्या है? तो कोटा जिले का शुभंकर क्या है? उदबिलाव। कोटा का शुभंकर क्या है? उदबिलाव है। ये कोटा का शुभंकर है। ठीक है। कोटा का प्राचीन नाम नंदग्राम है। कोटा के उपनाम राजस्थान का कानपुर है, औद्योगिक नगरी है, शैक्षण नगरी है, राजस्थान का नालंदा है। कौन? कोटा। कोटा का जो संस्थापक है वो माधो सिंह है। कोटा का आरजे नंबर 20 है। कोटा 20 है, कोटा 20 है, कोटा 20 है। और कोटा का शुभंकर उदबिलाव है। कोटा 20 है, कोटा का शुभंकर उदबिलाव है। कोटा का शुभंकर उदबिलाव है। अब कोटा के थोड़े भूगोल के बारे में देख लेते हैं कि कोटा की जियोग्राफी क्या है। अगर अपने कोटा की बात करें, कोटा की जलवायु कैसी है? अब देखो, कोटा जो जिला है ना, कोटा के अंदर क्या है कि उत्तरी कोटा में और दक्षिणी कोटा के अंदर लगभग अलग अलग प्रकार की जलवायु का प्रभाव देखा जाता है। अगर उत्तरी कोटा की बात करें तो उत्तरी जो कोटा है, जो बूंदी के टच वाला आसपास वाला जो है ना, वहां पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और दक्षिणी जो कोटा है, झालावाड़ बारां के पास वाला, वहां पर अति आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यानी कि कोटा के अंदर देखो, कोटा के अंदर सबके अंदर अलग अलग चीजें होगी। एक तो है उत्तरी कोटा का भाग, और एक होगा दक्षिणी जो कोटा होगा। दक्षिणी जो कोटा है, दोनों भागों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है सबके अनुसार। सबको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपका जलवायु टॉपिक यहाँ पर क्लियर है तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी।
अगर अपनी बात करें भारतीय मौसम विभाग, तो भारतीय मौसम विभाग ये कहता है कि उत्तरी जो कोटा है ना वहां पर तो पाई जाती है आर्द्र जलवायु, और दक्षिणी जो कोटा है वहां पर पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु। ठीक। और अगर अपने बात करें कोपेन की, तो कोपेन ये कहता है कि उत्तरी जो कोटा है वहां पर तो पाई जाती है CWG जलवायु, और दक्षिणी जो कोटा वहां पर पाई जाती है AW जलवायु। अगर अपने बात करें थोर्नवेट की, तो थोर्नवेट कहता है कि उत्तरी जो कोटा है वो तो है DAW का, और दक्षिणी जो कोटा है वहां पर है CAW। और अगर अपने बात करें ट्री वार्ता की, तो ट्री वार्ता लगभग अधिकांश राजस्थान पर, सॉरी अधिकांश कोटा केंद्र, लगभग जो ट्री वार्ता है ये लगभग यहाँ की जलवायु AW भी बताता है। लगभग ट्री वार्ता लगभग कोटा को AW के अंतर्गत रखता है, तो सबके अलग अलग मत है। अब ये कैसे बने, क्यों बने, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं फिर कह रहा हूं 399 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दो, जिंदगी बन जाएगी। बाकी जलवायु टॉपिक अगर आपका पहले जीके में पढ़ा हुआ है तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। भारतीय मौसम विभाग जिसने वर्षा, तापमान और वनस्पति को आधार मानकर वर्गीकरण किया, कोपेन ने वनस्पति को आधार मानकर वर्गीकरण किया, थोर्नवेट ने वर्षा, तापमान और वनस्पति को आधार मानकर वर्गीकरण किया, और ट्री वार्ता ने वाष्प उत्सर्जन, तापांतरण, वर्षा और तापमान को आधार मानकर हमारी जलवायु का वर्गीकरण किया था। तो उनके अनुसार ये अलग अलग जलवायु प्रदेश है। इसके अलावा अगर अपने बात करें कि कोटा वाले क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो जो हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में लगभग सबसे ज्यादा जो है वो मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, जिसको अपने रेंगूर मिट्टी भी कह सकते हैं। रेंगूर मिट्टी पाई जाती है। लेकिन मिट्टी के वैज्ञानिक वर्गीकरण की अगर माने तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी का विस्तार है, वर्टी सॉइल का विस्तार है। कोटा संभाग में लगभग में वर्टी सॉइल वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार पाई जाती है, जिसमें सवत जुताई की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ और वैज्ञानिकों के अनुसार अल्फी सॉइल है। और सवत जुताई की क्षमता काली मिट्टी में और वैज्ञानिकी वर्गीकरण के अनुसार देखें तो वर्टी सॉइल में है, जिसमें सवत जुताई की क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये यहाँ पर सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है। उसके अलावा अगर अपने कोटा के अंदर अगर कृषि वाले सेक्टर के अंदर अगर ध्यान दें तो एक तो याद रखना जो अश्वगंधा है, अश्वगंधा उत्पादन में वर्तमान में कोटा का राजस्थान में कौन सा स्थान देखा गया, प्रथम स्थान देखा गया। हालांकि अश्वगंधा की जो मंडी है वो झालावाड़ में है, लेकिन अश्वगंधा का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से जिले में हुआ था, अब की बार कोटा में हुआ था। लेकिन मंडी कहां पर है, झालावाड़ में। झालरापाटन झालावाड़ में, कल वाला जिला दर्शन वाला पढ़ा था ना, अश्वगंधा मंडी है, लेकिन उसका उत्पादन ज्यादा कहां हुआ, कोटा में हुआ। और यहीं पर आपको पता है कि राजस्थान के अंदर धनिया मंडी, जो धनिया मंडी है वो भी कोटा में है। और कोटा में कहां पर है, तो वो रामगंज मंडी कोटा के अंदर है। राजस्थान की कौन सी मंडी है, धनिया मंडी है। कि धनिया मंडी कहां पर है, तो वो रामगंज कोटा के अंदर है। इसके अलावा कोटा के अंदर अगर अपने बात करें कि कोटा जो है यहां पर बहने वाली जो मुख्य नदियां हैं वो कौन सी है, तो कोटा वाले क्षेत्र में सबसे मेन जो बहाव क्षेत्र है वो किस नदी का है, चंबल नदी का बहाव क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा चंबल की जो सहायक नदियां हैं जैसे काली सिंध नदी है, आलनिया नदी है, मेज नदी है, उनका भी बहाव क्षेत्र कोटा वाले जिले में देखने को मिलता है। मेन कोटा की जो नदी है वो कौन सी है, चंबल। और चंबल आपको पता है हमारे राज्य की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई, चंबल की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, तो 966 या 1051 किलोमीटर है चंबल की टोटल लंबाई है। और राजस्थान में चंबल की लंबाई 135 किलोमीटर है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल मानी जाती है, जिसको चरमवती, कामधेनु, नित्यावहनी, सदावहनी के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान की बारहमासी नदियों की सबसे मेन नदी कौन सी है, चंबल है।
जो अपने राज्य में सबसे ज्यादा उत्खाद भूमि का निर्माण करती है, सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि बनाती है, डांग भूमि बनाती है। अवनाली का अपर्दन ज्यादा इसी में होता है, कोटा केंद्रीय होता है। हाँ याद रखिएगा, जो चंबल नदी है, इस नदी के द्वारा राज्य में सबसे ज्यादा कंदराओं का निर्माण होता है, कंदराओं का निर्माण होता है। और कंदराओं का निर्माण चंबल में सबसे ज्यादा किस जिले में होता है? तो कोटा में होता है। कंदराएं क्या होती है? कंदराएं होती है गुफा। मिट्टी के कटाव से ना नदियों के अंदर गुफाएं बन जाती है, उनको कंदराएं बोलते हैं। और इसी चंबल में कोटा वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा अवनाली का अपर्दन होता है। चंबल में सबसे ज्यादा अवनाली का अपर्दन भी चंबल में कौन से जिले में होता है? कोटा जिले में होता है। अवनाली का अपर्दन क्या है? अवनाली का अपर्दन याद रखो, जल के साथ मिट्टी का अपर्दन है। जल के साथ मिट्टी का अपर्दन, जल के साथ जो मिट्टी का अपर्दन होता है उसी को क्या बोलते हैं? अवनाली का अपर्दन बोलते हैं। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा मिट्टी का अपर्दन किस नदी में होता है? चंबल में होता है। हालांकि हमारे राज्य में सबसे ज्यादा जो मिट्टी का अपर्दन है वो वायु के साथ होता है, पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान के जैसलमेर जिले में होता है। लेकिन जल के साथ में सबसे ज्यादा मिट्टी का अपर्दन कोटा जिले में होता है। और वो किस नदी में होता है? चंबल में होता है। और जल के साथ होने वाले मिट्टी के अपर्दन को क्या बोलते हैं? अवनाली का अपर्दन बोलते हैं। तो चंबल कोटा में सबसे ज्यादा कंदराओं का निर्माण करती है, चंबल कोटा में सबसे ज्यादा अवनाली का अपर्दन करती है। यानी कि जल के साथ सबसे ज्यादा मिट्टी का अपर्दन चंबल में कहां होता है? कोटा जिले के अंदर होता है। और कोटा जिले की सबसे मुख्य जो नदी है वो हम कौन सी मान सकते हैं? चंबल को मान सकते हैं, जिसके बहाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा उबड़ खाबड़ धरातल बनता है। तो चंबल के बहाव क्षेत्र को उत्खात स्थलाकृति का प्रदेश भी कहा जाता है। उत्खात स्थलाकृति का प्रदेश किसके बहाव क्षेत्र को बोलते हैं? चंबल के बहाव क्षेत्र को, क्योंकि इसके बहाव में सबसे ज्यादा उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण होता है। और उबड़ खाबड़ भूमि को उत्खात बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा उत्खात भूमि का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? चंबल है। ठीक, तो ये कोटा की सबसे मेन नदी है चंबल। इसके अलावा कोटा जिले की अगर अपने प्रमुख बांध परियोजनाओं की बात करें कि कोटा की प्रमुख बांध परियोजनाएं कौन कौन सी है, तो देखिएगा कोटा के अंदर एक तो स्थित है जवाहर सागर बांध, चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है ना, 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। एक कोटा में चंबल के ऊपर कोटा बैराज है, चंबल का एकमात्र ऐसा बांध है जो विद्युत का उत्पादन नहीं करता। इसके अलावा यहां पर गोपालपुरा बांध परियोजना है, आलनिया बांध कोटा में है, तकली बांध कोटा के अंदर है, सावन भादो परियोजना कोटा के अंदर है। और एक कोटा के अंदर कौन सा है? हरिश्चंद्र बांध, ये भी कहां पर है? कोटा में है। तो ये कोटा जिले में स्थित प्रमुख बांध परियोजनाएं हैं। जवाहर सागर और कोटा बैराज ये दोनों चंबल के ऊपर बने हुए हैं। उसके अलावा गोपाल आरी तकली, गोपाल आरी तकली, गोपालपुरा, आलनिया, तकली, सावन भादो परियोजना, हरिश्चंद्र बांध परियोजना, ये भी कहां पर है? कोटा के अंदर है। तो ये कोटा जिले के प्रमुख बांधों के बारे में है। इसके अलावा अगर अपने बात करें कि कोटा जो जिला है यहां पर औद्योगिक परिदृश्य क्या क्या है, उद्योग से यहां पर अपने मेन फैक्ट कौन से जोड़ सकते हैं? देखो, एक तो कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसको कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसको कहा जाएगा? कोटा को कहा जाएगा। अब मेन यहां पर दो फैक्ट याद रखना
एक तो कोटा में अपने राजस्थान का दूसरा मसाला पार्क यानी कि स्पाइस पार्क कोटा में स्थित। और एक याद सबसे मोस्ट याद रखो, कोटा में राजस्थान का प्रथम एग्रो फूड पार्क है। राजस्थान का प्रथम एग्रो फूड पार्क कहां पर है? कोटा के अंदर है। रिको के द्वारा हमारे राज्य में 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित है। कोटा के अंदर है, जोधपुर में है, अलवर में है और श्री गंगानगर में है। पहला जो एग्रो फूड पार्क है वो कोटा में है और कोटा की जगह का नाम है रनपुरा, जहां पर पहला अपने राज्य का एग्रो फूड पार्क है। और दूसरा मसाला पार्क भी कोटा में है, रामगंज मंडी के अंदर है। और एग्रो फूड पार्क जो है ये अपना पहला है रनपुरा कोटा के अंदर, रिको के द्वारा स्थापित अपने राज्य का पहला यहाँ पर जो है वो एग्रो फूड पार्क जो है वो माना जाता है। उसके अलावा एक सबसे ज्यादा रासायनिक कारखाने का यहाँ पर एक जिक्र आता है, याद रखिएगा। राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स जो है ये निजी क्षेत्र का पहला रासायनिक अपना खाद कारखाना है। ये गड़ेपान कोटा के अंदर है। कहां पर है? गड़ेपान कोटा में है। चंबल फर्टिलाइजर्स कहां पर है? गड़ेपान कोटा में है। निजी क्षेत्र का प्रथम रासायनिक खाद कारखाना ये गड़ेपान कोटा वाला है, जिसका नाम है चंबल फर्टिलाइजर्स। इसके अलावा अपने राजस्थान के अंदर अगर अपने बात करें तो एक सीमेंट कंपनी का नाम आता है श्री राम सीमेंट कंपनी, जो अपने राज्य में सबसे कम सीमेंट का उत्पादन करने वाली कंपनी है। और ये श्री राम सीमेंट कारखाना कहां पर है? कोटा के अंदर है। और एक आता है मंगलम सीमेंट। तो मंगलम सीमेंट जो कारखाना है ये भी कोटा के अंदर है। श्री राम सीमेंट कारखाना भी कोटा में है और मंगलम जो सीमेंट कारखाना ये भी कहां पर है? कोटा के अंदर है। अब देखो, चंबल फर्टिलाइजर गड़ेपान में है और मंगलम मोडक में है। मंगलम कहां पर है? मोडक में। और श्री राम सीमेंट कारखाना ये कोटा में है, जो अपने राज्य में सबसे कम सीमेंट का उत्पादन करने वाला जो है वो कारखाना माना जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक ग्लास फैक्ट्री भी है, सेमकोर ग्लास फैक्ट्री, वो भी कोटा में ही है ना। कांच उद्योग में आप पढ़ते हो। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री जो टीवी कंपनियों के लिए पिक्चर ट्यूब बनाने का काम करती है, वो सेमकोर ग्लास फैक्ट्री भी कहां पर है? कोटा में है। तो कोटा जो है ये तो हमारी औद्योगिक नगरी है। उद्योगों में तो कोटा जिले में जितना पढ़े उतना कम है। ये तो मान लो ये 2% भी उद्योगों में कोटा में हमने नहीं पढ़ा। इसके अंदर बहुत सारे उद्योगों के इफेक्ट आते हैं। ये तो मैंने मेन बताया, जहां से एग्जाम के अंदर लगभग पर्सन बहुत बार रिपीट होते हैं, वो ये 5-6 नाम है। बाकी उद्योगों में बहुत कुछ कोटा के अंदर पढ़ने को है। तो ये उद्योगों के क्षेत्र में जो कोटा है, उस कोटा की एक राजस्थान में अलग ही पहचान है। चलो, इसके बाद कोटा के अंदर जो मुख्य कल्चर के जो फैक्ट है उनके ऊपर अपने चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर मंदिर है और कौन कौन से मुख्य यहाँ पर अन्य जो ऐतिहासिक स्थल है उनके ऊपर अपने बात कर लेते हैं। देखिएगा, कोटा में 4 चौमा शिवालय, कहां पर है? कोटा के अंदर है ना। गुप्त काल निर्मित ये शिवालय माना जाता है। इसके अलावा कंसुआ का शिव मंदिर, ये भी कोटा के अंदर ही है। उसके अलावा गेपरनाथ जी का शिव मंदिर, उसके अलावा गरडिया महादेव मंदिर, ये भी कोटा के अंदर है। अब देखो, कोटा के जो लोग है ना, महादेव के बड़े तकड़े भगत है। और महादेव के देखो बड़े बड़े ऐतिहासिक मंदिर आपको कोटा में मिलेंगे। 4 चौमा शिवालय है, कंसुआ का शिव मंदिर है, गेपरनाथ का शिव मंदिर है, गरडिया महादेव का शिव मंदिर है। ये कहां पर है? सब कोटा के अंदर है। महादेव के जो ऐतिहासिक मंदिर है वो लगभग कोटा में ही है। महादेव के जो भगत है वो ज्यादा कहां पर है? कोटा के अंदर है। और महादेव के 4 बड़े मंदिर यहाँ पर है, 4 कंसुआ, गेपरनाथ, गरडिया, ये कहां पर है? कोटा के अंदर। इसके अलावा कोटा के अंदर हमारा एकमात्र विभीषण जी का मंदिर भी है।
एकमात्र विभीषण जी का मंदिर कहां पर है? कोटा के अंदर है। और कोटा के अंदर ये कहां पर है? तो ये कैथून के अंदर है, जो अपना एकमात्र विभीषण जी का मंदिर माना जाता है। उसके अलावा कोटा की अगर बात करें तो कोटा के अंदर अपने नक्शे में वैसे जिक्र किया था बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर, ये भी कहां पर है? कोटा के अंदर है। इसके अलावा सांगोद का नाहन, सांगोद का नाहन कहां का फेमस है? कोटा का फेमस है। उसके अलावा अबला मिनी का महल, अबला मिनी का महल कोटा में, जिसको क्या कहा जाता है? हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। महाराजा मुकुंद सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जिसको हाड़ौती का ताजमहल बोलते हैं। कंसुआ का जो शिव मंदिर है ना, यहाँ पर मौर्य काल के जो अवशेष मिले, यहाँ से एक शिलालेख भी मिला है कंसुआ का जो शिव मंदिर है। उसके अलावा मंदिरों की कोई इतनी ज्यादा कोई विशेषता नहीं, यहाँ मान्यता खूब है। इनकी मान्यता जो है, जिस क्षेत्र में ये यहाँ पर है स्थित है, उन क्षेत्रों में इन मंदिरों की मान्यता अपने आप में सर्वोपरि है। और अबला मिनी का जो महल है, इसका निर्माण करता जो महाराजा मुकुंद सिंह है, जिसको हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। हाँ, बूढ़ादीत का जो सूर्य मंदिर है ना, ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना? पंचायतन शैली के अंदर ये बना हुआ है। उसके अलावा अगर अपने बात करें जनजाति विशेष की, तो कोटा में सबसे ज्यादा जो निवास करने वाली जनजाति है वो कौन सी है? कंजर जनजाति है। कंजर जनजाति है, जिसका बहुल्य क्षेत्र कौन से जिले में है? कोटा जिले के अंदर है। हाँ, कंजर जनजाति में अपने 2-4 फैक्ट एग्जाम के लिए, उनके बारे में अपने थोड़ी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे देखो, कंजर जो जनजाति है, इस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर वाली चौथ माता, इनके आराध्य देवता हनुमान जी है। हनुमान जी। और इनका फेमस लोक नृत्य चक्री व धाकड़ है। चक्री व धाकड़ है। और इनके बारे में कहा जाता है कि कंजर जनजाति के जो लोग हैं, ये हाकम राजा का प्याला पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते। हाकम राजा का प्याला पीकर कभी भी ये झूठ नहीं बोलते। और इनका जो लोक नृत्य है वो चक्री व धाकड़ है। आराध्य देवी इनकी चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। आराध्य देवता इनके हनुमान जी है। बाकी कंजर जनजाति के बारे में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, जो अपने डिटेल के अंदर उस बेच के अंदर पढ़ेंगे। मेन तो ये 2-4 बातें, लोक नृत्य एग्जाम में पूछा जाता है। जनजाति विशेष के जो लोक नृत्य है वो एग्जाम में खूब आते हैं। तो चक्री और धाकड़ का संबंध किससे है? कंजर जनजाति से है। और हाकम राजा का प्याला का संबंध भी किससे है? कंजर जनजाति से है। तो ये कंजर जनजाति का जो बहुल्य जिला है वो अपने मान सकते हैं कौन सा है? कोटा वाला जिला माना जाता है। इसके अलावा कोटा चित्र शैली की भी बात कर लेते हैं। कोटा शैली, अब इसके अंदर अपने मेन अगर देखें तो इसके अंदर 2-3 बातें याद रखना है। तो जो कोटा शैली है, इस कोटा शैली का सवर्ण काल किसका काल माना जाता है? तो कोटा शैली का जो सवर्ण काल है वो किसका काल माना जाएगा? बताओ। महाराजा उमेद सिंह का। और इस शैली की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इस शैली में जो सबसे ज्यादा चित्र बने हुए हैं, चित्र किसके बने हुए हैं? चित्र जो बने हुए हैं, इसके अंदर सबसे ज्यादा शिकार के जो चित्र है वो सबसे ज्यादा बने हुए हैं। खास बात यह है कि इस शैली के अंदर जो चित्र है उसमें रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है।
तो शिकार के सबसे ज्यादा जो चित्र है ये किस शैली की पहचान है? कोटा चित्र शैली की पहचान है। सीधा सा प्रश्न आता है, शिकार के सर्वाधिक चित्र या रानियों को शिकार करते हुए दिखाए गए चित्र किस शैली की पहचान है? तो कोटा चित्र शैली की पहचान है। और कोटा चित्र शैली का जो स्वर्ण काल है वो किसका काल है? महाराजा उमेद सिंह का जो काल है वो माना जाता है। उसके अलावा कोटा के अंदर अन्य अगर दो चार फैक्ट अपने और ऐड करें तो इसके अंदर जहां तक मेरे याद आ रहा है एक दो बातें और इसके अंदर पढ़ लेते हैं। एक तो अपने राज्य में अमरूद और एक यहां पर हो जाएगा नींबू। बात कर रहे हैं दोनों के उत्कृष्ट केंद्र की, कि अमरूद का उत्कृष्ट केंद्र और नींबू का उत्कृष्ट केंद्र कृषि विभाग ने कोटा जिले के अंदर बनाया है। कहां पर बनाया देखिएगा, अमरूद का जो उत्कृष्ट केंद्र है वो तो बनाया गया देवड़ावास कोटा के अंदर, और नींबू का जो उत्कृष्ट केंद्र है वो किसको बनाया गया? नांता, ये भी कोटा में है। अमरूद का उत्कृष्ट केंद्र देवड़ावास है और नींबू का जो उत्कृष्ट केंद्र है वो किसको बनाया गया? नांता को बनाया गया। हाँ, एक और बताओ आप, हाड़ौती के शासकों की, या आपने कह सकते हैं हाड़ा शासकों की, हाड़ा शासकों की छत्रियां क्या कहते हैं इसको? बिल्कुल शारबाग की छतरी। शारबाग की छतरी कहां पर है? कोटा में है। और किन की छतरियां हैं? तो हाड़ा शासकों की छतरियां मानी जाती है। एक ब्लैक पोट्री कला भी कहां की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। तो ये कोटा के बारे में जो एग्जाम के अंदर प्रश्न आते रहते हैं उन पॉइंटों को लेकर मैंने आपको उन सब के बारे में एक बार आपको अवगत करवा दिया कि ये जो कोटा के जो मेन पॉइंट है, यहां से एग्जाम के अंदर जो प्रश्न है वो सबसे ज्यादा उठते हैं। तो इनके ऊपर अगर बढ़िया काम कर लिया जाए, इनको थोड़ा और डिटेल के अंदर विस्तार में थोड़ा शानदार तरीके से और अगर थोड़ा पढ़ लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोटा जिले से कोई भी जीके का फैक्ट आपका मेन एग्जाम में गलत हो, चांस ही नहीं है। मेन कोटा के अंदर यही नाम है। तो ये आपका आज का कोटा जिला था, जिला दर्शन के अंदर। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, साथियों के बीच में शेयर कर देना। फिर मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था, फिर कह रहा हूं, अगर अभी तक आपने जिला दर्शन के बैच में एडमिशन नहीं लिया, एडमिशन लेने की सोच रहे हो, तो सोचने वाले जो है ना, केवल उनको उतना ही मिलता है जितना करने वाले छोड़ देते हैं। अभी फीस इसकी मात्र 399 रुपए है। 12 दिसंबर को जब भी ये बैच शुरू होगा तो इसकी फीस बढ़ा दी जाएगी। बाद में दूसरों के पास में जब ये कोर्स देखोगे, उनके बारे में सुनोगे, तो किसी प्रकार का कोई धोखा आपको महसूस ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज इस बैच में एडमिशन ले लो। गारंटी से कह रहा हूं, राजस्थान जीके आपका जो कंप्लीट है वो बड़ा शानदार तरीके से कवर करवा दूंगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें राजस्थान जीके अपने पढ़ेंगे। नए जो जिले बने हैं उनमें कौन कौन से फैक्ट ऐड हुए हैं, क्या क्या खास बात है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वाले कोर्स के अंदर करवाऊंगा। कोर्स जरूर 2.5 से 3 महीने में हमारा पूरा हो जाएगा, लेकिन 2.5-3 महीने में पूरा होने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको 1 साल से पहले छोड़ दूंगा। साल तक नहीं छोड़ूंगा, साल तक 2.5 से 3 महीने तक मैं मेहनत आपके ऊपर करूंगा। बाद वाले जो महीने हैं 9 से 10 महीने, उन महीनों में मैं आपसे मेहनत करवाऊंगा और 1 साल में अपने इतने शानदार तरीके से तैयार हो जाएंगे कि राजस्थान जीके तो दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उससे पहले पहले भगवान से यही दुआ है कि लगभग जो इस बैच में है उन सबका सिलेक्शन भी हो जाएगा। लगभग इसमें आज की रिपोर्ट है, लगभग इसमें शायद तक 900 950 एडमिशन इसमें हो चुके हैं। तो जो भी साथी इस बैच में मेरे साथ जुड़े हैं, पहले तो उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबको आपको इस बैच में जो आगे उनको यकीन करवाता हूं कि आपको जो मैंने बात बोल रखी है उस बात के ऊपर मैं खरा उतरूंगा। और विश्वास करना, राजस्थान जीके में इतना बेहतरीन आपका हो जाएगा कि आपको राजस्थान जीके के लिए दोबारा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो साथी जुड़ गए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं जुड़े अभी तक, सोचो मत ज्यादा, मात्र 399 रुपए है। 400 रुपए जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती। बस संकल्प संस्था का एक ही मोटिव है कि जो राजस्थान जीके जो है ना, उस जीके के चक्कर में किसी भी विद्यार्थी का सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। चाहे उस विद्यार्थी को किसी भी प्रकार में जीके पढ़ाओ, बढ़िया करवाओ, बस उसको बढ़िया करवा दो। और नाम मात्र का शुल्क है, तो इस बैच के अंदर जरूर एडमिशन लीजिएगा।
बाकी 12 से 15 दिसंबर के बीच में अपनी जिला दर्शन वाली जो पुस्तक है ये भी मार्केट में आ जाएगी। तो पुस्तक के प्रति भी जरूर विश्वास दिखाइएगा। शानदार पुस्तक है, इसके ऊपर भी बड़ी शानदार मेहनत की हुई है। और इससे पहले वाली जो जिला दर्शन की सीरीज अगर यूट्यूब पर आपने नहीं देखी तो उनको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। सारे जिले बड़े महत्वपूर्ण हमारे लिए हैं। बाकी चैनल में जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने साथियों के बीच में इस क्लास को शेयर भी जरूर किया करो भाई। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल एक नए जिले के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।